जय हिंद दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके। वर्णमाला किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े टुकड़े या फिर खंड ना किए जा सके, वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ हो गया, आ के आप टुकड़े कर सकते हो क्या? आ को आप कैसे लिखोगे? क्या इसको पार्ट कर सकते हो? ये कोई ऐसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ये सब। ठीक है, तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ड कैसे? का के टुकड़े ऐसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब अक्षर बात करते हैं। अक्षर अक्षर किसे कहते हैं? जिसे नष्ट ना किया जा सके। जिसे नष्ट ना किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। जैसे वर्ण का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है, या फिर दूसरी डेफिनेशन है वर्ण की मौखिक रूप को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। भाषा की मौखिक इकाई अक्षर होती है। भाषा की मौखिक इकाई भी अक्षर होती है। अब बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? आवाज़। ध्वनि का मतलब होता है सिंपल सा आवाज़, साउंड। ध्वनि का मतलब होता है सीधे सिंपल सा आवाज़ या साउंड। प्रत्येक वर्ण और अक्षर में एक साउंड होता है, अपना अपना एक साउंड होता है, जो प्रत्येक दूसरे वर्ड से भिन्न होता है। मतलब जो प्रत्येक वर्ड होते हैं सबका अपना अपना साउंड होता है और एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब जैसे का, मा, ला, इनकी अपनी अपनी ध्वनि है, या फिर अपना अपना इनके अपनी आवाज़ साउंड है। जैसे का, मा, ला। ठीक है, अब ये जो बात करते हैं कि जैसे हाँ का जी, जो हलंत लगा के वर्ड बनाते हैं इनको हम शुद्ध व्यंजन, आधा व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। इसमें कोई भी किसी भी मतलब कहीं भी स्वर का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, भाषा या वाक्य की लघुत्तम छोटी, भाषा या वाक्य की लघुत्तम हो गया छोटी, या सबसे छोटी या निम्नतम इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, भाषा या वाक्य की लघुत्तम या फिर छोटी कहो सबसे छोटी निम्नतम इकाई ध्वनि होती है। अब इसको मतलब कैसे निकालें? इसके लिए देखो, आरोही क्रम में क्रमबद्ध कर दिया गया है। जैसे सबसे छोटी तो ध्वनि होती है, उससे बड़ा वर्ण, अक्षर, शब्दांश, उपसर्ग। ठीक है, फिर शब्द आते हैं, उससे बड़ा पद आते हैं, शब्द मिलके पद बनाते हैं। फिर पद बंद बनता है, या उपवाक कहते हो, या इसी को वाक्यांश कह देते हो, शीर्षक कह देते हो। फिर ये सब मिलके बनाते हैं वाक्य। वाक्य मिलके बनाते हैं, कई वाक्य मिलके बनाते हैं अनुच्छेद, और अनुच्छेद मिलके बनाते हैं अध्याय। अध्याय से पूरी रचना बनती है, पुस्तक बनती है, फिर पुस्तक से काव्य बनता है, फिर पूरी ग्रंथ बनती है। तो आप जब भी पूछा जाए कि सबसे लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि है। फिर ऑप्शन के हिसाब से भी सही हो सकता है। जैसे जो ऑप्शन दे रखा है बिगेस्ट पूछ दिया, अब शब्द के ऊपर दिया ही नहीं गया है, तो आप तो सबको शब्द को बताओगे, या फिर वाक्य के ऊपर नहीं दिया गया है तो वाक्य को बिगेस्ट बताओगे, बड़ी बताओगे। ठीक है, बात करते हैं वर्ण की। वर्ण का, म, ला और शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्ण मिलके शब्द बनाते हैं और शब्द मिलके पद बनाते हैं। जैसे वर्ण का और मा, ला, ये अलग अलग थे। का, मा, ला, अब ये सब एक साथ मिल गए तो बनाए, वर्ण मिलके बनाए कमल, शब्द बनाए। अब शब्द मिलके बनाते हैं पद, जैसे कमल का फूल, और पद मिलके बनाते हैं पूरा वाक्य। जैसे कमल का फूल तालाब में खिलता है, कमल का फूल तालाब में खिलता है। बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम या फिर समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अब इनकी संख्या की बात करते हैं तो संख्या देखो, संख्या 44 होती है। कब?
जब इसमें 11 स्वर जोड़े जाएंगे और 33 व्यंजन जोड़े जाते हैं। अब 48 भी हो जाती है जब 11 तो स्वर हुए, 33 व्यंजन हुए, 4 संयुक्ताक्षर जोड़ दिए जाते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। उसके बाद 52 52 भी हो सकते हैं, अभी 48 थे अब 52 भी हो सकते हैं। कब? जब 11 स्वर जोड़ दिए जाएँ, 33 व्यंजन जोड़ दिए जाएँ, 4 संयुक्ताक्षर जोड़ दिए जाएँ और 4 अयोगवा यारा लावा। ठीक है। और फिर 54 भी सही हो सकता है। कब? जब 11 स्वर जोड़ दिए जाए, 33 व्यंजन जोड़ दिए जाए, 4 संयुक्ताक्षर, 4 अयोगवा और 2 ये मात्राएं, जैसे रा और ये। ठीक है, ये वाली रा, दोनों रा है, पदेन रा या फिर रूफ रा। ठीक है। अब बात करते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद 2 या 3 होते हैं। जैसे पहला होता है स्वर, दूसरा व्यंजन होता है और तीसरा अयोगवा। अब इसको याद करने के लिए आप अता को याद रखो। अता, जैसे आ से बनता है, आ किसका है? पार्ट है, स्वर का पार्ट है, तो स्वर हो गया। ता से व्यंजन का पार्ट, तो व्यंजन हो गया। और ये विसर्ग, विसर्ग मतलब अयोगवा, अंक आ। ठीक है। अब आ से स्वर दिखा दिया और ता से, ता का मतलब व्यंजन और अयोगवा अंक और अयोगवा वो आते हैं। बात करते हैं स्वर की। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे हम स्वर कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। या फिर जिनका, दूसरी परिभाषा है, या फिर जिनका स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण हो उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण के भेद। अब स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? स्वर वर्ण के भेद होते हैं 4। स्वर वर्ण की संख्या, अभी भेद की बात कर रहे हैं, भेद अभी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी बात करते हैं स्वर वर्ण की संख्या। स्वर वर्ण की संख्या होती है 11। कौन कौन होते हैं? आ से आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंक और आहा। कितने होते हैं? 11 होते हैं। संस्कृत में कुल स्वर वर्ण होते हैं 13। संस्कृत में कुल वर्ण होते हैं 13। अब 13 कैसे होते हैं? इसमें री, देखो री तो इसमें भी है, ये री होता है छोटा री। अब इसमें जब डबल बार हो जाता है तो ये बड़ा री हो जाता है, तो री और रा को भी जोड़ दिया जाता है, तो 11 ये हुए और प्लस 2 ये हो गए, 13 हो जाते हैं। प्राकृत में कुल स्वर वर्ण होते हैं 10। 10 कैसे होते हैं? इसमें री का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक में री का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 11 थे, 11 में एक कम किया, कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब स्वर के भेद पढ़ लेते हैं, जो कितने थे? 4 थे। पहला भेद है मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। पहला भेद है मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। अब इनके भी भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जो ह्रस्व स्वर की, और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं आ, ई, उ और री। ठीक है। अब ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम होता है एक मात्रिक स्वर, और इसे ही मूल स्वर कहते हैं। लघु स्वर भी इसी का नाम है। ठीक है। अब दूसरे भेद की बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को दूसरे नाम से जानते हैं द्विमात्रिक स्वर, और इसका और एक नाम होता है संयुक्त स्वर, और संधि स्वर भी इसे ही कहते हैं। ये होते 7 हैं। अभी देखेंगे 7 कौन कौन से होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट भाग की बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को दूसरे नाम से बुलाते हैं त्रिमात्रिक स्वर, विशाल स्वर या फिर पवित्र स्वर के नाम से इसको जानते हैं प्लुत स्वर को। अब जैसे ओम प्लुत स्वर होता कौन है? ओम। ठीक है, ये बना रखा है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, अभी देखा है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, जिसमें से आ हो गया, ई हो गया,
ऊ हो गया, ए हो गया, आय हो गया, ओ और औ हो गया। अब ये जो आ है, आ और आ मतलब सेम वर्ड से मिलके बनता है। जैसे ई है, बड़ी ई है, तो ई और ई सेम वर्ड से मिलके बना। ऊ मतलब सेम वर्ड से मिलके बना, तो इसे हम कहते हैं सजातीय स्वर। ठीक है। बाकी ये जो होते हैं इनमें देखोगे आप, आ है और ई है, अलग अलग वर्ड से बन रहा है, मतलब सारे अलग अलग वर्ड से बन रहे हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं विजातीय स्वर या फिर विषम स्वर, विषम जातीय स्वर कहते हैं। ठीक है। अब इनकी काउंटिंग की बात कर लेते हैं। काउंटिंग में मूल स्वर कितने थे? 4 मूल स्वर 4 थे, आ ई ऊ और री। ठीक है। और सजातीय स्वर, सजातीय स्वर कितने? 1 2 3। सजातीय स्वर कितने? 3 है, तो 3 सजातीय स्वर हो गए। विजातीय स्वर कितने? विजातीय स्वर है 4। ठीक है, 4 ही हो गए, मतलब टोटल इनको ऐड करोगे तो 11 हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, या फिर दूसरे तरीके से आप जोड़ना चाहो, जैसे अभी 3 भेद किए थे उस हिसाब से जोड़ना चाहो तो ह्रस्व स्वर होते हैं 4, दीर्घ स्वर होते हैं 7, टोटल होते हैं 11। 7 4 11। ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा इनका दूसरा भेद था, दूसरा भेद है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद, मतलब ओठ के आकृति के आधार पर स्वर के भेद। 2 प्रकार होते हैं इनके भी, 2 भेद होते हैं। पहला होता है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या होता है? मतलब जिसको बोलने से हमारा जो ओष्ठ होते हैं वृत्ताकार, मतलब गोल हो जाते हैं, सर्कल हो जाते हैं। जैसे ऊ ऊ ओ औ। ठीक है, ये 4 होते हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं अवृत्ताकार स्वर, मतलब जिनको बोलने से मतलब हमारा जो ओष्ठ है सर्कल ना हो, मतलब वृत्ताकार ना बने, बस अवृत्ताकार है, कैसे भी बन जाए। ठीक है, अर्धवृत्ताकार बन जाए, त्रिभुज बन जाए। ठीक है। अब कौन कौन होते हैं? ये होता है आ ई री ए ऐ। ठीक है। इनकी संख्या होती है 7, 4 वो हुए 7 ये हुए। ठीक है। अब दोनों को अगर जोड़ के लिखोगे तो 4 ये हुए और 7 ये हुए, 7 4 11। ठीक है। अगला भेद है जिह्वा, जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। इनके भेद 3 होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, मतलब जीभ के आगे भाग का यूज होता है इनको बोलने में, जैसे ई री ए ऐ, ये 5 होते हैं। दूसरा होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर मतलब जीभ के मध्य भाग का यूज होता है, जिसमें इसमें सिर्फ आ होता है, एक ही स्वर होता है। अब अगला होता है पश्च स्वर, मतलब जीभ के पीछे वाले भाग का यूज होता है। ये कौन कौन होते हैं? ये होते हैं आ ऊ ओ औ, ये 5 होते हैं। इनको भी आप जोड़ोगे तो ये 11 आएंगे। ठीक है। अगला भेद होता है मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। मुखा से मतलब मुख की आकृति के आधार पर स्वर के भेद, ये 4 होते हैं। पहला संवृत स्वर। संवृत स्वर होते हैं ई री ऊ और ऊ। विवृत स्वर होते हैं आ, सिर्फ आ होता है। और अर्ध संवृत होते हैं आ ए ओ, और अर्ध विवृत होते हैं ए और औ। मतलब अगर हम देखेंगे मुखाकृत के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं कौन सा संवृत स्वर है, कौन सा अर्ध संवृत स्वर है, विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है। अब इनको भी जोड़ोगे तो 5 स्वर ये हुए संवृत स्वर, 1 स्वर हुआ विवृत स्वर, अर्ध संवृत हुए 3 और अर्ध विवृत हुए 2, जोड़ोगे तो 11 ही आएगा। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। सिंपल सा है कि मतलब व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर
दूसरी परिभाषा इसकी देखेंगे तो स्वर वर्ण पर आश्रित या फिर निर्भर रहने वाले वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन मतलब वही शुद्ध व्यंजन, या फिर आधा व्यंजन कहेंगे उन्हें, मतलब वही हलंत वाले व्यंजन। अब आधा व्यंजन कैसे? अब आधा व्यंजन, ये हलंत वाले भी व्यंजन होते हैं, और जैसे ये होता है आधा हो गया, ठीक है, ये वाले भी होते हैं। तो इन्हें हम शुद्ध व्यंजन या फिर आधा व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। दूसरा होता है स्वर सहित व्यंजन या फिर पूर्ण व्यंजन कहते हैं, जैसे का होता है। अब इसमें से हलंत हट गया, मतलब मात्रा की एंट्री हो गई, ठीक है। होती कैसे? जैसे हलंत लगा है, मात्रा ये तो बड़ा आ गया, ठीक है। इसमें अगर हम छोटा के जोड़ते हैं, अब इसमें अगर इसको लगाते हैं तो ये क्या बनेगा? का, और मात्रा बड़ा, ठीक है, का बनेगा। अब व्यंजन के भेद देख लेते हैं। व्यंजन के भेद होते हैं 5। पहला होता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब छूना। वर्णीय, वर्णीय मतलब वर्णों में बांटना, ठीक है। का से माँ तक के वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन या वर्णीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। वर्गीय व्यंजन भी नहीं कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये 25 होते हैं। अब इनको देख लेते हैं। ये है का से माँ तक के पूरे, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब जैसे इसमें का वर्ग है, का से अंगा तक, चा वर्ग है, चा से यहाँ तक, टा वर्ग है, टा से ड़ा तक, ता वर्ग है, ता से ना तक, पा वर्ग है, पा से माँ तक। अब बात करते हैं जो 5वें व्यंजन है, इनके क्या क्या नाम है? इनको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। ये जो है इनको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं, पंचाक्षर कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं और नासिका वर्ण कहते हैं। कुछ भी नाम आ जाता है, कहीं भी नाम आ जाता है, तो आप ये इसी पंचम वर्ण को ही, मतलब इन्हें ही पंचम वर्ण कहते हैं, इन्हें पंचाक्षर कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, नासिक के वर्ण कहते हैं और नासिका वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ड और ड़, ड़ और ड़। अब कुछ उच्छिप्त व्यंजन में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे उच्छिप्त का अर्थ फेंकना। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंकना या उछालना। उच्छिप्त व्यंजन का उच्चारण झटके के साथ हो पाता है। मतलब कोई चीज़ ऐसा बोलोगे तो ऐसे झटके के साथ, जैसे उछालना है, फेंक रहे हैं, झटके के साथ होता है। उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग किसी भी शब्द के बीच में व अंत में ही किया जाता है। प्रारंभ में कभी उच्छिप्त व्यंजन का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जो उच्छिप्त व्यंजन है कभी भी प्रारंभ में उपयोग नहीं किया जाता है। शब्द के या तो बीच में होगा या तो अंत में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, कर्कश या कठोर व्यंजन। कर्कश या कठोर व्यंजन ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं टा, ठा, डा और ढा। ये 4 वर्ण होते हैं कर्कश या कठोर वर्ण। अब इन्हें हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं, कर्कश या कठोर वर्ण कहते हैं। बात करते हैं अब अल्प प्राण की। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। प्राण का मतलब होता है वायु, मतलब थोड़ी सी वायु। जिनको बोलने में थोड़ी सी वायु निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अब इसके पॉइंट देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ण की पहली, तीसरी और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। मतलब पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। या फिर 1, 3, 5 आप ऐसे ही याद कर सकते हो किसी वर्ण के, मतलब किसी वर्ग के 1, 3, 5, 5वां वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। या अब इनको हम देख सकते हैं कितने स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25। वैसे तो 25 थे, 5 मतलब 5 भागों में बटे हुए थे। अब ये कितने होते हैं? एक वर्ग में कितने? 3 मिल रहे हैं, और होते कितने? 5। 5 वर्ग होते हैं, तो 5 3 15 वर्ग अल्प प्राण हो गए।
विषम क्रम पर आने वाले वर्ण, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि विषम क्रम पर आने वाले वर्ण को हम अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं महाप्राण की। महा मतलब होता है अधिक, जैसे अल्प का मतलब होता है था कम, और प्राण का मतलब होता है वायु, मतलब जिसको बोलने से ज़्यादा वायु आए। अब कौन जो बचे, जैसे दूसरा और चौथे वर्ण को महाप्राण कहते हैं। आपके होते कितने, 5 दूना 10, 10 वर्ण होते हैं। अब कुछ नोट में बातें हैं, उसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा वर्ण आवश्यकता पड़ने पर, अर्थात शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा या फिर पांचवा वर्ण, तीसरा हो या पांचवा वर्ण हो, आवश्यकता पड़ने पर शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। मतलब जिस वर्ग का पहला वर्ण है जो उसमें बदल जाता है, कब, उसका अर्थ भी बनाना होता है ना, इसलिए। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा या फिर पांचवा वर्ण परस्पर शब्द का अर्थ बनाने के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। वही बात लिखी है कि पहला, जैसे तीसरा और पांचवा पहले में बदल जा रहा था, ऐसे ही पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण परस्पर आपस में बदल जाते हैं अर्थ बनाने के लिए। कैसे होते हैं, जैसे अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। वागीश पहला है, मतलब एक शब्द है वागीश। वागीश को हम अगर तोड़ेंगे तो वाग प्लस ईस होता है वाग। अब ये क्या है, वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब अर्थ बनाने के लिए, अब वाग का मतलब क्या होता है, वाग से कुछ मतलब नहीं, तो वाग करते हैं, तो इसको पहले में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले वर्ण में। ये तीसरा वर्ण था, पहले वर्ण में कन्वर्ट कर दिया तो वाक प्लस ईस बन जाता है। जैसे ये है सदाचार, सदाचार, सद और आचार। सद कोई अर्थ नहीं निकलता है तो सत प्लस आचार, ता और आ। ठीक है, जैसे वाग्मय, अड़ा पांचवा वर्ण है। अब अर्थ बनाने के लिए इसको वाग प्लस मय कर देते हैं। ठीक है, जगदीश, जगत प्लस ईस। अब जगत से अर्थ बनाने के लिए हम जगत करते हैं, इसको जगत प्लस ईस। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। ठीक है, अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, जब अंतस्थ कहते हैं किसको है, जब फेफड़े पहले अंदर की ओर श्वास लें फिर छोड़ें, ये क्रिया अंतस्थ कहलाती है। मतलब ये वर्ण जब आप बोलोगे तो पहले फेफड़े अंदर की तरफ जाएंगे, फिर बाहर, मतलब सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। इसमें जो या और वाह है, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कितने होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन 2 होते हैं, या और वाह। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्म या ऊष्माण या संघर्षी व्यंजन। मतलब ऊष्म व्यंजन भी कह सकते हो, ऊष्माण व्यंजन, ये अलग अलग नाम है, एग्जाम में अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग नामों से, तो इनको आप याद रखिएगा। संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, शा, सा और हा होते हैं। इसमें क्या होता है, जब फेफड़े उच्चारण करते समय गर्म श्वास या फिर वायु बाहर छोड़ते हैं तब ऊष्म व्यंजन का उच्चारण होता है। मतलब इनको जब बोलोगे तो गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। अब ये बनते किससे हैं, छ बनती है का से और शा से, त्रा बनती ता और रा से, ज्ञ बनती जा और इया से, जा से ज्या और इया से, और श्रा बनती है शा और रा से। अब इनको तोड़ के भी दे सकते हो, का, आधा का और आधा शा आ अलग कर दिया, त्रा में ता और रा और आ अलग कर दिया, ज्या में ज्या और या और आ अलग कर दिया, शा में श्रा में सा और रा और आ अलग कर दिया।
ठीक है। अब जैसे पहले आप देखते थे विद्यालय, ये पुराने वर्ड हैं, चलन से बाहर है, इसको दा और या में बदलते थे, जैसे विद्यालय में देखा होगा। बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन की। उच्छिप्त व्यंजन दो होते हैं, डा और ढा, अभी पढ़ा था ना जस्ट। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं, फिर से पढ़ लेते हैं इनको। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंकना या उछालना होता है। व्यंजन का उच्चारण झटके के साथ होता है। उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग किसी शब्द के बीच में व अंत में किया जा सकता है, लेकिन प्रारंभ में नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे इनकी एग्जाम्पल नहीं देते, एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब जैसे इसका प्रयोग हमने बीच में किया है, बीच में किया है, बीच में किया है, बीच में किया है, बीच में मतलब आखिरी में या फिर बीच में। इसमें आखिरी में किया है, आखिरी में किया है, और इनमें बीच में किया है। ठीक है। मतलब कभी भी उच्छिप्त वर्ण का यूज़ हम किसी भी वर्ण की शुरुआत में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब व्यंजन के दो रूप या प्रकार। ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं। स्वर रहित व्यंजन या शुद्ध व्यंजन या फिर आधा व्यंजन कहते हैं इन्हें। स्वर सहित व्यंजन या फिर पूर्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, पहले आधा व्यंजन आता है, फिर पूरा व्यंजन आता है। बच्चा हो गया, डिब्बा हो गया, बच्चन हो गया, छप्पन हो गया, पप्पू हो गया, दिल्ली हो गया, चम्मच हो गया, लल्लू हो गया। मतलब पहले छोटा फिर वही बड़ा आता है। बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन की। ठीक है। ये होता है रा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ट्रक, ट्रक हुआ, कर्ण हुआ, पित्र हुआ, प्रवेश हुआ, रथ हुआ। अब इनकी काउंटिंग की बात करते हैं, कितने टोटल हो गए। जैसे स्वर हुए 11, स्पर्श 25 हुए, खासी माँ तक, अंतस्थ 4 हुए, अंतस्थ 4 हुए, 11 लावा, और ऊष्म 6 तरह, ऊष्म सा और हा 4 हुए। टोटल व्यंजन हुए 33। ठीक है। और 11 स्वर 33 तो व्यंजन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 33 व्यंजन, और 11 स्वर जब जोड़े तो टोटल 44 हुए। अब इन 44 में हम 4 संयुक्त अक्षर को जोड़ते हैं, 4 छात्राज्ञा और श्रा को, तब होते हैं 48। इसमें 2 उच्छिप्त और जोड़ दो, तब होते हैं 50। ठीक है। अयोग व अंक और आ को जोड़ दो, तब होते हैं 52। अब टोटल पूछा जाए तो कितने होते हैं, 52। ठीक है। हाँ, तो ये रही आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट आल्सो। थैंक यू।